जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, जिसमें हमने आपका पॉलिटी का सेक्शन ख़त्म कर दिया है। पॉलिटी का हमने 2 लेक्चर लिए थे, उसमें से जितने बीपीएससी द्वारा जितने क्वेश्चन कराए गए उन्हें हमने सारे फिनिश कर दिए हैं। आज हमारा जो होगा हिस्ट्री सेक्शन होगा। हिस्ट्री में हमारे एंशिएंट हिस्ट्री होगा। तो और आपका ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसलिए अब आप लोग पढ़ाई पर लग जाइए बिल्कुल से फोकस होके। बीपीएससी का जो सिलेबस अभी कल आया हुआ है और आपका इस सितंबर में एग्ज़ाम होना है, जो कि अप्रोक्सीमेट 90 डेज बचा हुआ है। इसलिए आप लोग जीएस पर फोकस करिए, खासकर हिस्ट्री, साइंस एंड करंट, उसके बाद बिहार स्पेशल, इन चीज़ों पर आप खासकर ज़्यादा फोकस करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का सेक्शन हो गया आज। हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सबसे पहले पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो पशुपालन तथा कृषि का जो प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ माना जाता है, जो कि इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इसको मेहरगढ़ में पशुपालन का 8500 ईस्वी पूर्व ही मानते हैं। लेकिन जो अभी नवीनतम खोजों के आधार पर जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मिला है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव से मिला है। किसका? कृषि का साक्ष्य। आपका जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और अगर चावल के साक्ष्य की बात की जाए तो चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये आपका कोलडीहवा प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को क्या बोला जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। किसको? ताम्र पाषाण युग को। और जो कैल्कोलिथिक युग है इसमें खासकर जो ताम्र पाषाण युगीन औजार बनाए जाते, यानी तांबे के औजार बनाए जाते थे तथा पत्थर के औजार होते थे और इनका काफ़ी प्रचलन होता था। और बात की जाए तो सबसे पहले धातु का यूज किया गया था, तो सबसे पहले धातु का यूज ताम्र का ही प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पन कालीन बर्तन है उसमें अधिकतर रेड कलर का उपयोग हुआ था। किस कलर का हुआ था? रेड कलर का उपयोग किया गया था। और जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो जो पैर से चलित चाक होता था उसका प्रयोग किया करते थे। अगर डिजाइनों के आधार पर बात की जाए तो बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले होते थे, दूसरा डिजाइन वाले, जिसमें कि चित्रित मृत भांड कहा जाता था। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में क्या किया जाता? रेत का मिश्रण कर दिया जाता था, जिससे पकने पर क्या हो जाता? हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। और इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग का पुताई किए जाते थे या चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस में पड़ता है? आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। और ऐतिहासिक काल का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। तो जो सबसे पहला काल है वो आपका कौन सा है? वो आपका प्रागैतिहासिक काल है। इसका अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये 225 ईस्वी पूर्व से लेकर अज्ञात काल तक इसको माना जाता है, जो कि इसमें भी डिवाइड किया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है
ये इसका पीरियड माना जाता है 2500 से लेकर आपका 600 BC का कालखंड इसको माना जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की बात की जाए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु जो सभ्यता की उसकी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ा नगर नियोजन था। क्या था? नगर नियोजन। नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे तथा पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी मोहनजोदाड़ो में। विशाल स्नानागार व अन्नागार ये प्रमुख वहाँ की विशेषताएं थे और नालियाँ भी वहाँ की विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है? इसका पूछ रहा है हड़प्पा का बंदरगाह इनमें से कौन सा नहीं है? ये आपका लोथल है, सॉरी पूछा हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह है, तो क्या हो जाएगा आपका? लोथल आपका ये हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और ये हड़प्पन कालीन का महत्वपूर्ण एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो जस्ट हमने बताया कौन सा था, लोथल आपका कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। राखीगढ़ी की बात की जाए तो ये आपका कहाँ है? ये राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। किस नदी पर है? ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा भी आपका ये राजस्थान में है, ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ आपका? तो ये आपका बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला आपका? बनावली। बनावली कहाँ पर है ये भी आपका हरियाणा सरस्वती नदी किनारे है। और यहाँ से मिट्टी का हल मिला हुआ है और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए की साक्ष्य तथा जौ भी मिला हुआ है यहाँ से। कहाँ से? बनावली से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर आपका? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा, तो धौलावीरा आपका कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में। धौलावीरा आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है और लोथल ये भी गुजरात में स्थित है और लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से कौन कौन संबंधित है। तो हड़प्पा से जो संबंधित है, राय बहादुर यानी दयाराम साहनी और बीलर और माधव स्वरूप वत्स, ये किससे संबंधित थे? हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे। कौन कौन? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स तथा व्हीलर। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो साहब के संबंधित थे राखाल दास बनर्जी तथा KN दीक्षित संबंधित है। तो आपका RD बनर्जी दिया है, राखाल दास बनर्जी, KN दीक्षित दिया हुआ है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। माधव स्वरूप वत्स भी दिया हुआ है यानी MS वत्स। BA स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। कौन? BA स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। और हड़प्पा की जो खोज हुई वो 1921 में हुई थी। हड़प्पा आपका रावी के किनारे स्थित है और हड़प्पा से क्या मिला आपका? अन्न के भंडार मिले हुए थे, मछुआरे के चित्र मिले हैं तथा कांस्य का दर्पण मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो आपका इस सिंधु नदी किनारे स्थित है और यहाँ से क्या क्या मिला है? आप लोग मोहनजोदड़ो अगर मूवी देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो गए। तो आपको मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ है और एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तथा चमकते हुए बंदर के चित्र भी मिले हुए हैं और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली हुई है और जो कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? आपका ये मोहनजोदड़ो से। बोगज कोई का महत्व है इसलिए, तो बोगज कोई का क्या महत्व है? ये एशिया माइनर से संबंधित है। तो इसका महत्व क्या है? यह अभिलेख जो प्राप्त हुआ है इनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए यह महत्व रखता है। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें क्या है? ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनमें आर्यों जैसे नाम पाए जाते हैं, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का यहाँ पर
वर्णन किया गया है। और ये इस हिसाब से क्या लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो हैं ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? ये रावी नदी किनारे। रावी मतलब आपको हो जाएगा पैसनी नदी। कौन सी? पैसुड़ी नदी। यहाँ पर ही जिसमें भरतों के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं को एक संग को हराया था। और जिसमें जो आर्य के प्रमुख जन थे कौन कौन थे? अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वस, ये 5 जनजातियां लड़ी थी। और इनकी तरफ से जो पुरोहित थे कौन थे? विश्वामित्र जी थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? ये आपका नवा मंडल है। नवा मंडल किसको समर्पित है? ये सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में क्या वर्णन है? 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका 10वां मंडल मिलता है। आगे आते हम लोग ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? नवा मंडल बता चुके हम किसको? सोम और इससे पे पर नामकृत देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपका कहाँ से प्राप्त होता है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा रचयिता है इसके। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? विश्वामित्र के द्वारा। और ये कहाँ पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आगे हम लोग आते हैं इस पर। और ऋग्वेद की बात किया तो ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। किसके? ऋग्वेद के। और ऋग्वेद को जो पढ़ने या गायन करने वाला क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद के गायन करने वाले को कहा जाता है होत्र। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है? वैशेषिक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? अणु से हुआ है। और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। कौन है? महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक हैं। आगे हम लोग आते हैं तो न्याय की बात की जाए तो न्याय किससे संबंधित है? आपका न्याय आपका गौतम से संबंधित है। किससे? गौतम से। और योग आपका ये पतंजलि के द्वारा योग स्टार्ट किया गया था, ये लिखा गया योग। आगे आते हम लोग महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? किसके पूछ रहा है? महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडल ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलग्राम वैशाली में। और इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी अगर माता की बात की जाए तो ये त्रिशला इनका माता का नाम था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थे। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुए थे? तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तो इनके जन्म की बता चुके हम, कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। और इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और जो इनकी बात की जाए तो इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और इन्होंने जो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, और जो इनका पहला शिष्य था, सबसे पहला शिष्य तो कौन था? जमाली था। और महावीर जैन ने जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, उनमें से जो 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचार्य, तो ये महावीर जैन के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ऐड किया गया था। जो टोटल 5 जैन धर्म के सिद्धांत हैं, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, और 5वां इन्होंने क्या ऐड किया था? ब्रह्मचर्य ऐड किए थे।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो अभी बता चुके हम कौन था, जमाली था। और जमाली कौन था, ये इनकी पुत्री का पति था। कौन, इनकी पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना, जो इनका प्रथम शिष्य था। बाद में कुछ मतभेद होने के कारण जमाली ने एक नया संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस संप्रदाय कौन सा था, बहुरतवाद इनका संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो क्या आपका, 14 पूर्व है। ये जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम है। कौन है, प्राचीनतम है। और जैन साहित्य की बात की जाए तो जैन साहित्य में आपका, जैन साहित्यों को पहली बात तो कहा क्या जाता है, तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, जो कि इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, और 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, और 1 नंदी सूत्र है। अब हम लोग आते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे। यह 6 वर्ष की साधना तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को ही पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुए थे। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, अपना सारनाथ में, बनारस में। और उसे क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन आते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। और अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए, बता चुके कि सारनाथ में दिए थे। और इन्होंने अपना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज तथा एक अन्य कई राज्यों में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। और ये अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी कहाँ पहुँचे थे, पावा पहुँचे थे। और यहीं पर क्या है, चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे, और उसने बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया, जिससे कि ये बीमार पड़ गए, और इनको भयानक पीड़ा और दर्द के कारण इनकी कुशीनगर में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो त्रिपिटक में आपका शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है 3। कौन कौन से, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के क्या है, जो इनके वचन बोले गए थे, वाद विवाद थे, वो महात्मा बुद्ध के इसी में हैं। यानी कि जो बुद्ध के क्या थे, उपदेश थे या संवाद थे या जो वचन थे, वो बुद्ध के शुद्ध पिटक में है। दूसरा क्या है आपका, विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, ये बौद्ध संघ के रूल एंड रेगुलेशंस हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, शुद्ध पिटक का है एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में है, जो कि इसमें बौद्ध धर्म की फिलासफी के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है, फिलासफी, दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन के आवश्यक बताए गए। क्या क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है, जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। किसको किसको, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। कौन सी बात इसमें बौद्ध तथा जैन धर्म में सेम नहीं है। तो देखते हैं, तो अहिंसा को बौद्ध धर्म में फॉलो करता था और जैन धर्म में फॉलो करते थे। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों फॉलो करते थे। रीति व रिवाज की
अस्वीकृति, ये भी दोनों को फॉलो करते थे, लेकिन आत्मदमन केवल कौन फॉलो करते थे? जैन जैन धर्म वाले फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म वाले मध्यम मार्ग फॉलो करते थे। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो जो बराबर की गुफाओं का है, तो इनको आजीविका सेक्ट ने किया था। कौन किए थे? आजीविका सेक्ट। और इसका निर्माण की बात है तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला स्टार्ट हुए थे या पूर्ण तरह से विकास हुए थे। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में क्या है? बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविका के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय में जो बराबर की पहाड़ियाँ थीं, ये सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक सुप्रसिद्ध थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे। और ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीविका नामक स्वतंत्र समुदाय की स्थापना की थी। और इनकी क्या फिलॉसफी थी? इनका फिलॉसफी थी नियतिवाद, यानी कि सब चीज़ें नियत पर निर्भर करती हैं, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित या संचालित होती है। जैसे लोग गाँव में कहते हैं ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, नियत में लिखा था, यही होना है। अगर कुछ हो गया तो कहते हैं ये मेरे भाग्य में लिखा था। वैसे समझ लीजिए आप लोग। पाटिलपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटिलपुत्र का संस्थापक था उदयन था। कौन था? उदयन। उदयन ने राजगिरी से अपना राजधानी को पाटिलपुत्र स्थानांतरण किया था। और ये किस वंश का था उदयन? तो ये हर्यक वंश का उदयन था। इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और इनके पिता, उदयन के पिता अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इन्हें पितृहंत्रा भी कहा जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटिलपुत्र बसाया था? ये भी आपका सेम क्वेश्चन हो जाएगा। कौन? उदयन। क्या हो जाएगा आपका? उदयन। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले विश्व में गणतंत्र वैशाली में किस द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा क्या था? शक्तिशाली गणराज्य था। किस टाइम का? ये बौद्ध पीरियड का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला क्वेश्चन आते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन से थे? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अभी जैसे बताया हमने, राजगिरी थी। राजगिरी को ही चेंज करके उदयन ने कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था। और अगर बात की जाए तो मगध का प्रथम अगर साम्राज्य की बात की जाए तो सबसे प्रथम बिंबिसार का, अगर बौद्ध ग्रंथ के अनुसार माना जाता है तो मगध का प्रतापी शासक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। किसको? बिंबिसार को प्रतापी शासक माना जाता है, बिंबिसार को। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हमने बता चुके हैं। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार को इसका संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार की हत्या करके ही अजातशत्रु ने राजगद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन बैठा था गद्दी पर। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकोटस की पहचान विलियम्स जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से की थी।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। ये कौन था? ये अंग्रेज विद्वान था जिसने अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो जो मेगास्थनीज पुस्तक लिखा था कौन थे? वो इंडिका थे। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र के द्वारा लिखा गया था ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इंडिका के लेखक स्वयं बता चुके कौन है? मेगास्थनीज हैं। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मेगास्थनीज में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिसमें कि कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज दूत किसका था? यह सेलुकस निकेटर का था दूत था। किसका? सेलुकस निकेटर का दूत था। और ये यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत था, जो कि मौर्य दरबार में आया हुआ था। और यहीं पर इसने क्या? इंडिका को लिखा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। और इसकी हत्या पुष्यमुत्सुक ने करके शुंग डायनेस्टी का स्थापना की थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसी शिला पर ही अशोक के 14 प्रज्ञापनों का भी एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेखों का भी वर्णन मिलता है इसी में। और ये सबसे शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया एक अभिलेख है। और यह अभिलेख क्या है? अब तक का सबसे प्राचीनतम संस्कृत का अभिलेख है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म की तरफ भारी झुकाव किसका था? खारवेल शासकों का। जो कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल थे, ये इनका झुकाव किधर था? जैन धर्म के प्रति झुकाव था। और इनकी ये कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो सब प्रांत था ये उड़ीसा तथा भुवनेश्वर के आसपास इनका प्रांत होता था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे का था? तो ये चेदी वंश से इनका संबंध था तथा इन्हें महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता था, क्योंकि जो इनका संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन नामक व्यक्ति इसका संस्थापक था। तो इसलिए ये दोनों नाम भी पड़ गए थे। तो इसमें मोर देन आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर खारवेल का हिस्ट्री पढ़ना है तो वो कहाँ पर प्राप्त होता था? ये हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए प्राचीन भारत के नेपोलियन के, तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने बोला था? तो विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता को देखते हुए इसने भारत की संख्या में क्या? भारत का नेपोलियन इसे इन्हें कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था। तो कौन सा गुप्त सम्राट है जिसने हुडो को पराजित किया है? इसमें आपका कौन है? स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने क्या ही हुडो को पराजित किया था। सॉरी, क्वेश्चन अब नहीं दिख रहा होगा आपको, अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था, तो कौन था? स्कंदगुप्त था। तो अगर बात की जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने किया था। कौन किया था?
श्रीगुप्त ने किया था, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पूना में से ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस प्रकार के भूमि को अपराहित कहा जाता था? ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहित भूमि कहा जाता था। ठीक है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? इसने 518 ये ईस्वी में भारत आया हुआ था। कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था, जिसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। क्या हो जाएगा आपका? 515 से लेकर 500, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सही होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन काल में कौन आया था? तो हर्ष किससे स्टार्ट होता है? अगर इंग्लिश के अल्फाबेट से बात की जाए, यच से स्टार्ट होता है आपका। तो यच से जो नाम स्टार्ट हो रहा है वही आया था। कौन? ह्वेनसांग आया था। कौन? तो ह्वेनसांग किस टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये? अगर बात की जाए फाइयान, तो फाइयान कब आया था ये? तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। कौन आया था? फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था ये। ह्वेनसांग की अगर ग्रंथ की बात की जाए, तो इसने सी यू की नामक ग्रंथ लिखा था ह्वेनसांग ने। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम है? राज तरंगड़ी। कल्हड़ राज तरंगड़ी में किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का इतिहास यहाँ से मिलता है। इस ग्रंथ में ही कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। और अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसको किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र ने चाणक्य ने लिखा था, जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इंडिका की बात की जाए तो इंडिका किसने लिखा है? तो हमने इंडिका भी ऊपर बताया है। आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित था। बिहार में उदंतपुर, जिसे उदनापुर कहा जाता है, ये प्राचीन काल में क्या था? एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक किसने किया था? गोपाल ने की थे। कार्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कार्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्यान देव थे। कौन थे? न्यान देव। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कार्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्नाट का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। और ये कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। क्या थे? कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखने लगती है? तो अछूत की जो स्पष्ट रूप से अवधारणा दिखने लगती है किस टाइम पर होता है? धर्मशास्त्र पीरियड में। कब कब? धर्मशास्त्र के टाइम पर ये पूरी तरह से अपने चरम उत्कर्ष में आ जाता है। कौन? अछूत की अवधारणा। और अगर बात की जाए सर्वप्रथम वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम आपका ऋग्वेद में 10वें मंडल से आपका 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और जो पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। कौन? निरवसित और अनिरवसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, अर्थात अछूत माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुए थे? तो कनिष्क टाइम पर कहाँ हुए थे? कश्मीर में हुए थे। तो पहली बात कर लेते हैं, पहली कहाँ पर हुए थे बौद्ध संगीत? जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी आपके, ये राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और अजातशत्रु के टाइम पर हुआ था। दूसरी कहाँ पर हुई थी बौद्ध संगीत? वैशाली में हुए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर थे। और इसके किसके शासनकाल में हुए थे? कालाशोक के। तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई ये कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र
1930 से थे और किसके शासनकाल में हुए? अशोक के टाइम पीरियड में हुए थे। चौथी चौथी बता चुके हम, कनिष्क के टाइम पे हुई, कश्मीर में हुए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो बता चुके हम कौन थे अध्यक्ष, महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई, तो पहली कहाँ पर हुई? ये आपका राजगृह में हुए थे। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप, और शासन किसका था इस टाइम? अजातशत्रु का था। मैचिंग करना है। तो प्रथम प्रवचन हम बता चुके कहाँ को दिए थे, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बोध गया बिहार में। व्रत तो बता चुके हैं कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। तो मिला लीजिए आप लोग, तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? बता चुके हैं कौन? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्त हुए थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुए थे। पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। और इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के टाइम पर जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, यहीं पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो समुदाय में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान शाखा में। दो शाखा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हीनयान जो शाखा थी वो बौद्ध को, नहीं, गौतम बुद्ध जी को एक ह्यूमन की तरह, यानी कि फिलासफर की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जो महायान शाखा थे ये बुद्ध के एक देवता की तरह पूजा करने लगे थे। छठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थे? तो अगर सबसे पहले की बात करता तो कहाँ थे? लिच्छवी थे। यार इस क्वेश्चन के सर कहाँ थे? वैशाली। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगर जैन ग्रंथ की बात की जाए तो भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? अंगुत्तरा निकाय। अगर बात की जाए 16 महाजनपदों की, 16 कौन कौन से महाजनपद थे देख लेते हैं हम लोग। 16 महाजनपद आपका अंग था, मगध था, अंग था, मगध था, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती तथा गंधार एवं कंबोज, ये आपके 16 महाजनपद थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? ये गुप्ता टाइम पीरियड में हुई थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय क्या थे? ये विख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय था। और ये कहाँ पर स्थित था? ये राजगीर बिहार में स्थित था। और इसको जो नष्ट किया था, किसी द्वारा नष्ट किया गया था, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा तहस नहस किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बता चुके हैं, ये बौद्ध धर्म के लिए, दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? कब पूछ रहे हैं? मध्यकालीन भारत। तो मनसबदारी सैनिकों की सुगमता की भर्ती के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें से एक कथन एक कारण है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो स्टेटमेंट सही दिया है, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था आग लगाकर। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, सॉरी, महाविहार को। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का कथन कारण नहीं है। अब क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे कथन कारण नहीं है।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस टाइम पर होता है? ये 6वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगर संस्थापक की बात की जाए तो सबसे प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को संस्थापक माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। मगध की राजधानी कौन से थे? तो प्रथम की बात की जाए तो सबसे प्रथम गिरी ब्रज थे या राजगिरी थे, या दूसरे उदय ने चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन से थे? तो बता चुके कौन थे? राजगृह थे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया राजगृह, तो आपका हो जाएगा नानाबीज। नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन किया था? तो मगध में नंद वंश के बाद किसने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। लास्ट नंद शासक घनानंद को चंद्रगुप्त ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो कौन सा ग्रंथ है? तो जो विशाख दत्त कृति है मुद्राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त के विषय में काफ़ी अच्छा वर्णन इसमें मिलता है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त क्या बताया गया है? नंदराज का पुत्र माना गया है। और साथ ही मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त क्या बताया गया है? कुलहीन था, नीची जाति का बताया गया है। और विशाख दत्त की और कृतियां हैं, देवी चंद्रगुप्तम है तथा अभिसारिका या अभिसारिका बंधितक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद था। जो महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और घनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना है? लकड़ियों का बना था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान की बात की जाए तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किए जाते थे। इसमें कौन कौन होते थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल होते थे, जिससे कि प्रशासन चलाने में आसानी हो और राजा इन्हीं की परामर्श लेन देन करते रहते थे, जिसे आज के टाइम हम लोग मंत्रिमंडल कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थे? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्योंकि अशोक ने केवल खारवेल तक विजय प्राप्त की थी, यानी कलिंग तक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था? तो ये है अशोक का गिरनार शिलालेख से पता चलता है। अशोक के गिरनार शिलालेख से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? किसकी बात कर रहा है? अशोक के। तो अशोक के टाइम में अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था।
इसका कहाँ पर मिलता है? द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्या, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, मतलब हर जगह था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किए गए थे? तो अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध सभा हुई थे। तो पहली अजातशत्रु के टाइम पर, दूसरा काल अशोक, तीसरा अशोक और चौथी कनिष्क। तो अगर आप लोग याद रखने की ट्रिक याद रखें कहाँ कहाँ पर हुए थे, तो सबसे पहले राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर हुए थे। तो याद रखने की, याद रखेंगे राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन गए, मतलब राजा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र तीसरी और कुंडलवन कश्मीर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो जो अशोक के शिलालेख में अधिकतर कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का भी यूज हुआ है, खरोष्ठी का भी यूज हुआ है, लेकिन मेजर प्राकृत भाषा का यूज हुआ था। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में वर्णन किया जा सकता है, एक शिलालेख में, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अगर शिलालेख की बात की जाए तो टोटल 14 शिलालेख हैं जो 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए थे। इनमें से शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, इरगुड़ी तथा सोपारा हैं। और जो अशोक के अधिकतम अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और तक्षशिला से जो मिला हुआ वो आरामाइक लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखे जाते थे? तो राइट टू लेफ्ट कौन सी लिपि लिखे जाते थे? वो आपकी खरोष्ठी लिपि थे। ब्राह्मी ये लेफ्ट टू राइट लिखे जाते थे, लेकिन राइट टू लेफ्ट खरोष्ठी लिपि लिखे जाते थे। और इसका श्रेय पढ़ने के से जाता है प्रिंसिप को जाता है सॉरी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, ये सब इसके क्या थे? मूल संदेश। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा स्तंभ है वो भाबरू स्तंभ है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में उल्लेख डाला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सारे इसमें चीज़ें पता चलती हैं। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो बता चुके हैं किस पर आधारित है। शासन कला सिद्धांत तथा विदेशी नीति, इन सभी पर क्या है? संबंधित है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र ने 6 भागों में डिवाइड किया था। तो मेगास्थनीज की 7 कौन कौन से श्रेणी विभाजित किए थे? तो पहला विभाजन था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद थे। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से कहाँ उल्लेख मिलता है? तो अभी बता चुके हैं कहाँ पर मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होता है।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन किससे किससे संबंधित है या किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? ये एनॉर्मस कोई लेखक है जो अभी तक नाम नहीं पता चला है। इसका आप हो जाएगा नन ऑफ द दीज। कौन सा? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में कहाँ किसमें मिलता है? इंडिका से प्राप्त होता है। ये किसके द्वारा लिखा गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे? ये बता चुके थे किसने बनाए सर्वप्रथम? उदयन ने बनाए थे, लेकिन इसमें उदयन ऑप्शन नहीं है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड ही देख लीजिए, तो सबसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आता है, उसके पहले टाइम पीरियड। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्पशुंग, मेनांडर। उसके बाद क्या आपका? बिम्बकर्णफिसेस। तो सर्वप्रथम किसने किया था? ये कुषाण वंश का शासक था बिम्बकर्णफिसेस। इसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गांधार और मथुरा शैली ये कुषाण के टाइम पर सबसे ज़्यादा फली फूली थे, और ये दोनों कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया जाता था। गांधार शैली ये यूनानी कला शैली थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किए थे? तो बता चुके किसने किए थे? अशोक। अब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग हलो एग्जाम में नए हैं तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने इसको दोस्त तक शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया है? शुंग वंश के बाद किसने किया था? कर्ण वंश ने किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। अपने अमात्य वासुदेव के खड़ेंद्र द्वारा मार डाला गया था, और कर्ण वंश की नींव डाली थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है ये हाथी गुम्फा से जुड़ा हुआ। किसे? हाथी गुम्फा के लेख से संबंधित है। तो कलिंग के शासक थे कौन? खारवेल के राजा। तो कलिंग के चेदी शासक खारवेल ये प्राचीन इतिहास के महानतम सम्राटों से एक थे, और इन्हीं को हराकर अशोक ने हराया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? जो क्रमिक पतन हुआ ये गुप्त काल के टाइम पर, गुप्त काल का है ये। गुप्त काल में ही नगरों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था, जो कि संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे वो धीरे धीरे काफी पुअर होने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो जो गुप्त काल में, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में व्यापार होता था। पश्चिम भारत में जो प्रमुख बंदरगाह था वो भृगु कच्छ था, यानी भरौच था। इसमें क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन हो जाएगा। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो सबसे ज़्यादा गांव दान में देने वाले कौन से शासक थे? गुप्त वंश शासक थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा गांव तथा मंदिरों का दान दिए थे, और इन्हीं के टाइम पे ही जो वर्ण व्यवस्था थे अपने सबसे उत्कृष्ट पे पहुंच चुके थे। छुआछूत सबसे ज़्यादा होने लगा था इसी टाइम पर। गुप्त युग में भूम राजस्व की दर क्या थे? तो गुप्ता पीरियड में जो भूम राजस्व की दर थे 1/6 हिस्सा थे, उपज का 1/6 हिस्सा होते थे। जो कि राजा को 1/6 हिस्सा देना पड़ता था। इस कर को क्या कहा जाता था? उद्रंग या भाग कर कहा जाता था।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो किसकी है ये सबसे ज़्यादा? गुप्ता पीरियड की है। भागवत तथा वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और जो अधिकांश शासक थे गुप्ता पीरियड के, उन्होंने परम भागवत या भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, एक सेकंड के लिए। तो पहली बार आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस कारण दिन और रात और सूर्योदय सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इनमें से कौन थे? इसमें सुश्रुत को माना जाता है कि शैलिक क्रिया के जनक इन्हें कहा जाता है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया था भारत पर, अप्रोक्सीमेट 637 ईस्वी में। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का विजिट किया था और यहीं पर अध्ययन भी किया था अपना। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। किसके टाइम पर? ह्वेनसांग के टाइम पर। मथुरा एक कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्री थे उस टाइम के। कवि बाणभट्ट निवासी था। बाण निवासी था, कहाँ का था ये? पाटलिपुत्र का निवासी था। और ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का। और इसने ही हर्षचरित, कादंबरी तथा चंडी शतक नामक रचनाएं भी लिखी थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 671 से 672 ईस्वी में इसने बिहार का भ्रमण किया था। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत की इसने यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गुप्त थे। कौन? कुमार गुप्त, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसने स्थापना कराई थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन लेखों में उसे परम सौगत कहा गया, जिसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक के बालपुत्र देव के अनुरोध पर ही इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। सुवर्णभूम वो क्या कह रहा है? सुवर्णभूम का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो कौन था वो? तो था बालपुत्र देव था। ये स्वर्णभूम के शासक कौन? बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की स्थापना की थी और रख रखाव के लिए ही देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना भी की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था? तो कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान में कौन था? बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था और पूरा तहस नहस कर दिया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण किस शहीद कौन थे? चंदेल। चंदेल के द्वारा खजुराहो टेम्पल का निर्माण कराया गया था, जिसमें से कांदरिया महादेव का टेम्पल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 950 से लेकर 1050 के बीच माना जाता है, जो कि एमपी खजुराहो में स्थित है, एमपी छतरपुर में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ये कौन संस्थापक थे? धर्मपाल थे इसके संस्थापक। विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी।
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में देखिए किसका हुआ, तो चेर का हुआ, पांड्या का हुआ, चोल का हुआ, लेकिन कदम्ब का इसमें संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो उरायूर किस लिए विख्यात है? ये कपास के व्यापार के लिए फेमस था। ये तमिलनाडु के कहाँ पर? चिरुपल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर ही उरायूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी, और यहीं पर क्या है, कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्र राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन था? विशाखदत्त, पीछे बता चुके हैं। और इसी में चंद्रगुप्त का के बारे में वर्णन मिलता है, और इसी में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? कुलहीन या नीची जात का बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर्धाई। इसमें चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड के बारे में वर्णन किया गया है। स्वप्नवास सौदत्ता के लेखक कौन है? तो कौन है? भाष्य है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन? कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का भी लिखा हुआ है। किराता अर्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था इसको? भारवी ने लिखा है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, अर्जुन तथा किराट से। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, जिसमें से क्या है? मिलिंद पन्हो। ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिलिंद पन्हो का दोनों के बीच का वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पीछे बताया किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखा है? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? किसका पूछ रहा है? तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयालय ने किया था, जो प्रारंभिक पल्लवों का एक सामंती सरदार था, और उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया, और यहीं पर इसने राजराजेश्वर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए फेमस था, यानी कि पंचायती राज अर्थात स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के लिए फेमस था ये। अगर बात की इसके बाद ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे लॉर्ड रिपन को इसे स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किसको? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और आज़ाद भारत में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया है? 1957 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था पंचायती अर्थात स्थानीय स्वशासन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसमें से कौन थे? चोल थे, अभी जस्ट ऊपर बताया गया। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के जो टेम्पल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। और ये पांडवों चोलों के टाइम पर ही द्रविड़ शैली का उत्पन्न होता है। यहीं पर हमारा क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होती है, और हमारा कल जो अगला लेक्चर होगा उसका किसका होगा? वो मिडिवल हिस्ट्री का होगा, अर्थात मध्य भारत इतिहास का अगला लेक्चर होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग
क्लास को सब्सक्राइब कर सॉरी क्लास को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। तो क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।